जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीट है 14-15 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। क्लास भी आज 51 है। इसके पहले जो भी स्टूडेंट क्लास नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें, चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। सारी क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। ए है बहुप्रदर्शनी के संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। बी है विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। ऑप्शन है केवल बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी में से कोई नहीं, केवल ए सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। बहुप्रदर्शनी की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। यह बात जो होगा सही होगा। पहला सही है, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। यह भी सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट होगा। ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सी है, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान है। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं में जूझना है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, बी और सी, बी और डी, सी और डी, ए और सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है दो कथन गलत हैं, यहाँ पर दो कथन गलत हैं। चारों कथनों में से कोई दो कथन गलत हैं और दो सही हैं। जो गलत है वही बताना है। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। यह बात जो होगा सही होगा। पहला सही होगा, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। यह बात जो है गलत है। केवल शब्द जिसमें ऑप्शन में लग जाए, केवल जो शब्द होता है वह निगेटिव होता है, तो यह गलत होगा। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान है, समान भी नहीं हो सकते, यह भी गलत होगा। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है, यह भी सही होगा। यह जो होगा सही होगा। गलत कौन कौन से हैं? बी और सी। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन ए में, बी और सी गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोत्तर पर्वत है? हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, वासजेस पर्वत। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन जो है 2019 में भी पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया है। यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोत्तर पर्वत है? तो वह है वासजेस पर्वत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, वासजेस पर्वत। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। ब्रह्मोत्तर पर्वत को खंड व ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। ब्रह्मोत्तर पर्वत को खंड व ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है, पूछ सकता है। खंड व ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। इनका जो निर्माण है मुख्यतः भ्रंशों द्वारा होता है। संसार में ऐसे पर्वत कम मिलते हैं
यूरोप में हार्स पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस पर्वत, यह सभी क्या हैं, भ्रमशोथ पर्वत के उदाहरण हैं। कौन कौन से हो गए, वासजेस पर्वत हो गया, पहला हो गया, दूसरा जो होगा हार्ज पर्वत, और तीसरा जो होगा वह होगा यूरोप में जो स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट। यह सभी जो हैं भ्रमशोथ पर्वत के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है पृथ्वी में हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। थर्ड ऑप्शन है ए सही है परंतु बी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है परंतु बी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कथन जो कह रहा है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, यह बात जो है सही है। कथन ये भी सही है और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर भी पूरा करता है। तो यह भी जो होगा कथन बी दोनों ही सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते समय एक ही भाग को दर्शाता है और एक चक्कर पूरा करने में 27.322 दिन का समय लेता है। यहाँ पर 27 दिन लिखा गया है लेकिन अगर इसको पूरा निकालेंगे 27.322 दिन का समय लेता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। कथन बी है कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। कथन सी है संगमरमर एक कायांतरित सेल है। ऑप्शन जो है बी एवं सी सही है और ए गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए एवं बी सही है और सी गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए बी सी तीनों सही है। फोर्थ ऑप्शन है ए एवं सी सही है और बी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जितने भी कराए जा रहे हैं सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को ऐसे पढ़ते रहिए, क्लास पूरी देखते रहिए। बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है कायांतरित सेल के बारे में 3 कथन दिए गए हैं, इन तीनों कथनों में से कौन से सही हैं। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है, यह बात जो होगा सही होगा। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, यह भी सही होगा। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है संगमरमर एक कायांतरित सेल है, यह भी सही है। तीनों ही कथन सही हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ए बी सी तीनों सही हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो वह होगा मध्यमंडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए मध्यमंडल। एक बार इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए समझते हैं। वायुमंडल की परतें हैं, पहला जो होगा वह क्षोभ मंडल, पहला जो होगा वह होगा क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है और इसकी ऊंचाई जो सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई जो है सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। फिर इसके बाद जो होता है समताप मंडल, और समताप मंडल जो है सीमा से क्षोभ मंडल सीमा से ऊपर है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार है। 50 किलोमीटर तक समताप मंडल का विस्तार है और इसी में ही वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल है। सबसे सुरक्षित मंडल जो होगा वह समताप मंडल होगा वायुयान उड़ाने के लिए। इसके बाद होता है मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो हैं इसी मंडल में आकर जलने लगते हैं। तो यह हो गया मध्यमंडल। क्वेश्चन जो पूछा था किस मंडल में उल्का पिंड जो है जलने लगते हैं, तो वह होगा मध्यमंडल। इसके बाद होता है तापमंडल, फिर सबसे जो बाहरी मंडल है वह होगा वायुमंडल। यह सभी मंडल हैं, मैप के माध्यम से समझ लिए हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्वेश्चन जब आएगा फिर से हम समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से, घरों की पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत से, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, लोगों के आवागमन से ऋतु प्रवास जो है वह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पौनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है ये पौने वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। कथन बी है पश्चिम एवं पूर्वी पौने इनके उदाहरण हैं। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अस्थायी पौनों के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों में से कौन से सही हैं? ये पौने वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, यह बात जो है सही है, पहला सही होगा। पश्चिम एवं पूर्वी पौने इनके उदाहरण हैं, यह भी सही है। पश्चिमी एवं पूर्वी पौने जो हैं इनके उदाहरण हैं, यह भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही सही हैं, दोनों कथन सही हैं। थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं शीतोष्ण कटिबंध घास स्थल के, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, मध्य भूमध्य सागरीय वनस्पति के। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। तो यह जो उदाहरण हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल के, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के जो यह हैं उदाहरण हैं। घास के मैदान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, और दूसरा जो होता है वह शीतोष्ण घास का मैदान। दूसरा जो होता है वह शीतोष्ण घास का मैदान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जलवायु के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं? जलवायु मंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, यह बात जो है गलत है। पहला कथन गलत होगा। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, यह भी जो है गलत होगा। दोनों ही कथन गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ए है, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मित होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। ऑप्शन है बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा, मोम। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह दोनों कथन किसके लक्षण हैं? तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यह एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मित होती है जब अपकृष्ट तेल को धरातल पर लाया जाता है। यह जो दोनों लक्षण हैं यह है प्राकृतिक गैस के। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है, प्राकृतिक गैस के। यह दोनों कथन जो है कह रहे हैं किसके बारे में? प्राकृतिक गैस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, यूरोप में, एशिया में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका महाद्वीप में मैत्री शोध संस्थान स्थित है। और एक भी और शोध संस्थान है जो है गंगोत्री। गंगोत्री जो है यह भी कहाँ पर स्थित है? तो यह जो स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? पूछा है कौन सा कथन जो है वह खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। सभी खनिज आधात्वित हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, यह बात जो है सही है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, यह भी सही है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, यह भी जो है सही है। सभी खनिज आधात्वित होते हैं, यह बात जो है गलत है। सभी खनिज आधात्वित नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। नर्मदा घाटी है, वज्जी है, गारो पहाड़ियाँ हैं, गंगा घाटी है, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। दूसरी तरफ दिया गया है आरंभिक गणतंत्र, आकेटक और संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, प्रथम नगर, आरंभिक कृषि। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। नर्मदा घाटी का संबंध जो है वह है आकेटक और संग्रहण से। तो ए का जो मिलान होगा किससे होगा, दूसरे से। ए का मिलान होगा दूसरे से। पहले ऑप्शन में दिया नहीं गया है, दूसरे भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, तो सी ऑप्शन जो होगा सही होगा। आगे भी मिलान कर लेते हैं। वज्जी का संबंध होगा आरंभिक गणतंत्र से। बी का संबंध किससे होगा, ए से। गारो पहाड़ियाँ का संबंध जो है वह है आरंभिक कृषि से। सी का जो संबंध है वह है 5 से। गंगा घाटी का संबंध है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। गंगा घाटी का जो संबंध है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। डी का जो संबंध होगा वह होगा तीसरे से। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, इसका जो संबंध होगा वह होगा प्रथम नगर, यानी ई का संबंध होगा फोर्थ से। किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसे कलाविधि उपयुक्त हैं क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या बी है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, कौन से कथन सही हैं।
कथन ये कह रहा है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसे कला विधियाँ उपयुक्त हैं क्योंकि शासकों का धर्म ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। यह बात जो है गलत है, पहला कथन जो है गलत है। दूसरा कथन कह रहा है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। यह बात जो है सही है, सेकंड कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु बी सही है। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।